नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 सौंदर्य का धनी मॉरिशस। यानी कि आज हम केवल पाठ नहीं पढ़ने वाले बल्कि आज हम घूमने जाने वाले हैं, और वो भी भारत देश के बाहर। बहुत से लोगों को घूमने की ललक होती है। यात्रा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। यात्रा भी एक बहुत सीखने की चीज़ है। यात्रा में केवल हम घूमने नहीं जाते साथियों, बल्कि जिस जगह की हम यात्रा करते हैं वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का पहनावा, वहाँ के रीति रिवाज, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख करके आते हैं। बहुत से लोग अपने देश में ही घूमना चाहते हैं, पर बहुत से लोगों को घूमने का जो शौक होता है उसे कहते हैं घुमक्कड़ी। तो वो घुमक्कड़ी दूसरे देशों में भी जाना चाहते हैं और वहाँ के देशों की बहुत सी यादें लेकर के आते हैं। वहाँ के लोगों का जीवन, चरित्र, संस्कृति सब बटोर करके लेके आते हैं। और जो लोग घुमक्कड़ी करना चाहते हैं वो अपने लेखों के माध्यम से हम लोगों का परिचय उन जगहों से करवाते हैं। यहाँ भी लेखक ने मॉरिशस की यात्रा की है और घुमक्कड़ी उसका शौक है, घूमना उसका शौक है, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सीखा, जो कुछ महसूस किया, अपने अनुभव को उन्होंने लिखा। ये यात्रा वृतांत हमें एक जगह पर स्थिर रह करके बहुत से देशों की यात्राएं करवा देते हैं। तो आज इस यात्रा वृतांत को हम पढ़ रहे हैं और यात्रा कहाँ की है? मॉरिशस की। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग भारतीय मूल के लोगों से आबाद है। मतलब है तो भारत के बाहर, पर यहाँ पर भी इसकी जनसंख्या का 2/3 भाग भारतीय लोगों का है। भारतीय लोगों ने ही वहाँ पर शहर बना रखे हैं। मॉरिशस का कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। यहाँ की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई हैं, और इसके एक मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो हैं मगर शूद्र कोई नहीं है। कहने का मतलब ये कि जब यहाँ की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा भारतीय मूल का है तो उन्होंने अपने यहाँ की गलियों के नाम भारतीय शहरों के नामों पर रखे हुए हैं। कोई काशी है तो कोई मद्रास, कोई हैदराबाद, और यहाँ पर नदियों के नाम भी बनारस हैं, गोकुल हैं। ऐसे स्थान इन्होंने बना रखे हैं। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर सभी जातियों के लोग हैं, लेकिन ऊंच नीच का भेद यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अंत में उन्होंने कहा है कि मगर कोई शूद्र नहीं है। शूद्र का मतलब सब समान हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, कोई भी ऊंच नीच के भेदभाव को यहाँ पर नहीं मानता। जब प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन आया कि मुझे 2 सप्ताह के लिए मॉरिशस जाना है तो मैंने स्वीकार तो किया, लेकिन आग्रह किया कि मैं अकेले नहीं रह सकता, आपको मेरी पसंद का एक साथी जरूर देना होगा। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनके पास ये आमंत्रण आया था प्रधानमंत्री महोदय के दफ्तर से कि लेखक को मॉरिशस जाना है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अकेले जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं एक साथी को ले जाना चाहता हूँ जो मेरी ही पसंद का होगा। डॉक्टर साहब ने कहा, आप कमज़ोर ज़रूर हैं मगर डॉक्टरी कारणों से मैं आपको सफ़र पर निकलने से रोक नहीं सकता। इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि मैं अकेला नहीं बल्कि हिंदी के महान कवि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन के साथ यात्रा करूंगा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, परंतु फिर भी उनके डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा कि आप यात्रा पर नहीं जा सकते। तो उन्होंने यात्रा पर जाना तय किया और अपने ही एक कवि मित्र, जो हमारे बहुत बड़े साहित्यकार हैं, जिनकी कहानियां आप पढ़ चुके हैं, जिनके पाठ भी आप पढ़ चुके हैं, शिव मंगल सिंह सुमन, उनके साथ उन्होंने यात्रा करना तय किया। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बम्बई, जिसे हम मुंबई कहते हैं, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। विदेशों की यात्रा मैंने काफ़ी की है और जब भी अवसर अनुकूल रहा है मैंने दुनिया की अन्य हवाई सेवाओं को छोड़कर एयर इंडिया को ही पसंद किया है। सच पूछिए तो अपने देश की 2-4 चीज़ों पर मुझे बहुत गर्व है। मैं निश्चय पूर्वक मानता हूँ कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वैसी विरासत किसी और देश के पास नहीं है। उसी दृढ़ता के साथ मैं यह भी मानता हूँ कि जैसी सेवा एयर इंडिया की है वैसी सेवा दुनिया की किसी और कंपनी की नहीं है। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि वो किसी भी विदेशी कंपनी की विमान सेवाओं की सेवा नहीं लेना चाहते थे। जहाँ तक उनका बस चलता था वो एयर इंडिया की विमान में ही सफ़र करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ पर वो भारतीय संस्कृति के साथ
जुड़े हुए हैं और भारतीय रीति रिवाज या भारतीय तौर तरीके, जब हम बाहर जाते हैं ना तो खान पान का एक तरीका भी बदल जाता है, लेकिन उन्हें लगता था कि एयर इंडिया की सेवाओं में उन्हें वो भारतीय पारंपरिक तौर तरीके मिलते हैं, इसलिए वो इसी विमान कंपनी से जाना चाहते थे। इधर से जाते समय नैरोबी में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के सिंहों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। अफ्रीका के जंगलों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर घूमने की बात कर रहे हैं। अफ्रीका के शेर बहुत फेमस हैं, बहुत विशेष रूप से लोग उन्हें देखने जाते हैं। विमान दूसरे दिन का था, अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उस दिन उच्चायुक्त भाटिया जी के साथ नेशनल पार्क में घूमने निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, यह शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक और पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। काफी दूर तय करने के बाद, या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर एक सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस समय आराम कर रहे थे। अब यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि अफ्रीका का जो जंगल है बहुत बड़ा है, पर उसमें पेड़ बहुत कम है, घास ही घास है और बहुत अच्छी सड़क भी बनी हुई है जिस पर गाड़ियां बेखौफ दौड़ती थी वहां पर। तो बहुत घूमने के बाद उन्हें यहाँ पर शेर आराम करते हुए मिल गए। ये वैसा ही जंगल है साथियों, बच्चों, जैसा कि हम रणथंबोर में देखते हैं ना, रणथंबोर में हम देखने जाते हैं टाइगर्स को, वैसे ही यहाँ पर चर्चा की जा रही है। यहाँ जो कुछ देखा वह मुझे जीवन भर याद रहेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे थे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तुर्रा यह है कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि हमें देखने आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी दृष्टिपात ही नहीं किया। मतलब इतने सारे लोग थे, इतनी सारी गाड़ियां थी, इस तरह के वातावरण में कोई भी जंगली जानवर असहज हो जाता है, रह नहीं सकता। पर वहां के शेरों को शायद इतने पर्यटकों की आदत थी कि वहां पर इतने लोग थे, उनकी तरफ शेरों ने जरा सा भी देखा नहीं, दृष्टिपात नहीं किया, मतलब उन्हें देखा भी नहीं। मानो हम लोग तुच्छातितुच्छ हो। तुच्छातितुच्छ मतलब नीचे से भी नीचे कैटेगरी के, कहते हैं ना कि बहुत नीचे श्रेणी के हों और उनकी नजर में आने योग्य बिल्कुल ना हो। हम लोग वहां लगभग आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली, दूसरे ने देह को ताना, तीसरे ने सोई सिंघनियों की देह चाटी, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। लगता है कि हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। यहाँ पर व्यंग्य कर रहा है लेखक कि इतना कुछ होने के बाद भी शेर हमें देखना ही नहीं चाहते थे। एक शेर खड़ा हो रहा था, दूसरा अंगड़ाई ले रहा था, तीसरा खेल रहा था, पर उन्होंने हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिसके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह दिख रहा था। अब 2 जवान सिंह उठे और उस ओर चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। अब दूसरी तरफ हिरणों का एक झुंड आ रहा था जिसमें जिराफ भी था, और वह जिराफ और झुंड में बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। तो शेरों ने उस पर हमला करने की सोची और वो मोर्चा लगाकर एक शेर वहां बैठ गया। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंह की नजर पड़ रही है, अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुकें और देखें कि क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद ही किया करते हैं। शिकार ये झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड में पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद न समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। दूसरे दिन नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के विमान में उड़े। अब यहाँ पर वो लेखक कह रहा है कि बहुत से हिरण तो वहां से भाग गए, पर कुछ हिरण ऐसे थे जो झुंड में ही खड़े रहे। तब तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आई, पर बाद में बात समझ में आई कि हिरण वहां से भागे क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि शेर अकेले जीव पर हमला करता है, झुंड पर हमला नहीं करता। इसलिए उन हिरणों ने समझदारी दिखाई और वे वहीं पर खड़े रहे।
मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियोल है। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी ही है। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी बखूबी भोजपुरी बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारण की भोजपुरी से अलग है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको आजू बाजू के लोगों से शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासियों की तथा भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हुए है। मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सर शिव सागर रामगुलाम भोजपुरी भाषा के ही हैं। सत्तारूढ़ होने के बाद उन्होंने सरकारी स्तर पर भी भारतीय भाषाओं का प्रवेश प्राथमिक एवं माध्यमिक वर्गों में करवा दिया था। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने भी किया है। अब यहाँ पर क्योंकि वो बता रहे हैं कि वहाँ पर अधिकतर भारतीय मूल के लोग रहते हैं और उनमें से भी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो वहाँ पर बिहारी बोलते हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं कि पद पद पर जो हमारी भाषा बदल जाती है, वैसा ही मॉरिशस में भी हुआ। मॉरिशस में जो बिहारी यहाँ भारत के लोग बोलते हैं वो उससे थोड़ी हट करके है। उसमें फ्रेंच भाषा के बहुत से शब्द जुड़ गए हैं। फ्रेंच और बिहारी मिलकर के बोली जाती है, इसलिए लेखक कह रहा है कि बहुत से शब्द तो ऐसे थे जो हमारी समझ में नहीं आए और हमें उन्हें अपने पास बैठे हुए लोगों से पूछना पड़ा। लेकिन फिर भी ये भाषाएं वहाँ के लोगों को, वहाँ के भारतीयों को एक सूत्र में, एकता के धागे में पिरोए हुए है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदी भाषा को वहाँ पर प्रमुखता से स्थान दिलाने का काम वहाँ तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने भी किया है। मतलब वहाँ के हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग अभी भी वहाँ रामचरितमानस का पाठ करते हैं। यह हमारा धर्म ग्रंथ है, हमारी धार्मिक पुस्तक है जो हम भारत में तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ इसका महत्व बाहर के देशों में भी उतना ही है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है उसका श्रेय वहाँ के भारतीयों को ही जाता है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। चीनी उत्पादन यहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। भारत में बैठे बैठे भले ही हम यह न समझ पाते हों कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और कितनी चिरायु है, पर मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर लेखक ने कहना चाहा है कि हमारे पास जो चीज़ होती है ना, हम उसकी कद्र नहीं करते, यानी कि हम भारत में रह करके भी भारतीय संस्कृति को उतनी महत्ता प्रदान नहीं करते जितनी हम पश्चिमी संस्कृति के प्रति दौड़ लगाते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति, पहनावा, खान पान को छोड़कर हम पश्चिमी देश की नकल कर रहे हैं। लेकिन जब हम भारत से बाहर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी मजबूत है। हमारा भारतीय साहित्य, हमारा भारतीय रहन सहन, हमारे भारतीय तीज त्योहार हमारे जीवन में कितनी महत्ता रखते हैं और लोग उसे कितने महत्वपूर्ण तरीके से मनाते भी हैं। ये हमें तब पता चलता है जब हम भारत से बाहर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि यायावरी या घुमक्कड़ी जो भी यात्राएं इन्होंने की, उन्हें यहाँ पर लिखा और उसको लिखने का उद्देश्य यही रहा हमारे साहित्य में कि हम बाहर के देशों के बारे में तो जाने ही, पर साथ ही साथ यह भी पता लगाएं कि हमारी प्राचीन, हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति का महत्व बाहर के देशों में भी कितना बढ़कर है। तो फिर जब बाहर हमारी भारतीय संस्कृति इतनी पूजी जाती है तो हम भारत में रहकर उसे कैसे भुला सकते हैं।